हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। हम 2024 की पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 66 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा जो है संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। तो ये क्वेश्चन है संविधान संशोधन से। आर्टिकल 368 पूछ रहा है और कह रहा है कि संविधान के किसी उपबंध या प्रोविज़न में संशोधन कर सकेगी। क्या परिवर्धन के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा, निरसन के द्वारा। ये 2024 की क्वेश्चन है। और 2013 में भी संविधान संशोधन से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन से क्या हम समझ रहे हैं कि 2013 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2024 में भी, इसमें बीच में भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चाहे वो जैसे धन विधेयक होता है तो बार बार उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो संविधान संशोधन, यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो ये लक्ष्मीकांत की स्क्रीनशॉट है ये। इसमें एकदम सबसे ऊपर में ही जब ये स्टार्ट होती है तो उसमें ये देखिए क्या दिया हुआ है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग जो है करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन, ये एज इट इज़ लाइन दिया हुआ है के रूप में संशोधन कर सकती है। अगर आपने लक्ष्मीकांत, तो ऑब्वियसली बात है पॉलिटी के लिए हर कोई पढ़ता है, या कोई भी आप अपनी बेसिक बुक पढ़े हो तो उसमें ये लैंग्वेज दिया रहता है कि संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन, यानी उसमें कुछ ऐड करना, कुछ चेंज करना या उसको समाप्त करना के रूप में संशोधन कर सकते। हालांकि संविधान जो है उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। मूल ढांचे का क्या प्रोविज़न है, जो वही केशवानंद भारती वर्सेस केरल जो है 1973 में दिया गया था। संविधान संशोधन से रिलेटेड एक और प्रावधान ये है कि ये ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठोर नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या कहे तो ये न तो ज़्यादा लचीला है और न ही कठोर, यह दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है ये। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। तो हाँ, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन के द्वारा भी ये कर सकेगी। तो हमारा ऑप्शन है डी, 1, 2 और 3। तो अब हम क्या करेंगे कि संविधान संशोधन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसे अभी जानते हैं और इसकी प्रक्रिया समझते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया है क्या, कैसे ये काम करती है। तो ये है संविधान का संशोधन। ये भाग 20 में है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या जो पार्ट है उसमें पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368। इससे रिलेटेड कब कब क्वेश्चन आ गया है तो आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है। 2013 में, 19 में भी आया, 2023 में और 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। संविधान का संशोधन जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये ध्यान रखें, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रावधान। आर्टिकल 368 क्या कहता है तो संसद को ये शक्ति देता है कि संविधान व इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की। कैसे, तो किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन व निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। बस क्या होगा मामला, तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेगी। संशोधन प्रक्रिया कैसी है तो न लचीला जैसे ब्रिटेन में है और न ही कठोर जैसे यूएसए में है। ठीक। अगर बैकग्राउंड में कोई में भी अगर गाना वाना आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी यहाँ बगल में कुछ पूजा हो रही है तो उसी वजह से बैक में भी बैकग्राउंड में साउंड वगैरह है। तो आर्टिकल 368 को जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 में और 42वें, 2 बार इसको संशोधन किया जा चुका है। 368 में वो क्या किया गया था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी है कि जान लेना कि 2 बार, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि अभी तक परिसीमन को कितने बार संशोधन किया गया है या कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो यूपीएससी है, इस तरीके का कुछ भी पूछ सकती है वो। संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो है 3-4 तरीके से होती है। देखते हैं कैसे। कि पहला है विधेयक का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का क्या मतलब है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो वो लोकसभा हो या राज्यसभा, बस ध्यान रखें कि वो राज्य विधानसभा में नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज राज्य कैसे करेगा, राज्य की विधानसभा कैसे करेगी, तो राज्य विधानसभा में नहीं होगा। बाकी वो किसी भी सदन के यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में उसका पेश किया जा सकता है। ये मंत्री या गैर सरकारी सदस्य पेश कर सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी, ये ध्यान रखें। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है इसमें। अब जैसे धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। अब पारित करने की प्रोविज़न देखें तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अलग अलग, यानी दोनों, अगर लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित किया गया तो राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अब विशेष बहुमत क्या होता है वो आपका काम है देखना। जैसे बहुमत 3 प्रकार की होती है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, फिर एक प्रभावी या तत्कालीन बहुमत। तो आप देखें कि विशेष बहुमत में कैसे कैसे यूज होती है। तो बहुमत का प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका यूज है वो। ठीक है। यदि असहमति होती है तो संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान नहीं है। यानी ध्यान रखें, संविधान संशोधन विधेयक में
असहमति पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। यदि अगर मान लेते हैं कि संघीय मुद्दे पर कोई ऐसे संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है जो संघीय मुद्दे से संबंधित हो, तो उसमें क्या होगा कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत तो होगा ही, प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा, यानी आधे राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि अगर मान लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, क्यों? क्योंकि वो पूर्व स्वीकृति उनसे लेना आवश्यक नहीं है। तो अगर मान लेते हैं विधेयक पास कर दिया गया और राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये प्रोविज़न किया गया कि वो बाध्य हो गए। तो अब जैसे हमने अभी बात किया कि विशेष बहुमत 2-3 प्रकार के होते हैं, तो फिर इसमें जो यूज होता है वो कुल सदस्य का बहुमत और प्लस उपस्थित व मतदान का 2/3, यानी 2/3 बहुमत होगा, और जो कुल सदस्य का जो बहुमत है यानी 50+1 होना चाहिए, 50% +1 होना चाहिए। उपस्थित व मतदान का क्या मतलब है कि मान लेते हैं 400 उपस्थित है, उसमें अगर 300 ही मत दिया तो 300 का 2/3 होगा, न कि 400। यदि संविधान संशोधन विधेयक के प्रकार देखें तो संविधान संशोधन एक अनौपचारिक होती है और एक औपचारिक, यानी दृश्य और अदृश्य। इसमें अनौपचारिक में क्या है, न्यायिक घोषणाएं हो गए, जैसे केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, इन सभी मामले में कुछ जो सिद्धांत दिए गए वो संविधान में नया ऐड किया गया, तो वो भी तो एक संशोधन ही है, पर वो अनौपचारिक है, जैसे सम्मेलन या राजनीतिक व्यवहार द्वारा। जबकि औपचारिक में क्या है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, और एक होती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो साधारण बहुमत द्वारा कैसे संशोधन किए जा सकते हैं? तो नए राज्य का गठन करना या विधान परिषद, वेतन भत्ते, इन सभी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो जो है साधारण विधेयक के माध्यम से। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का समर्थन, वही देखे संघीय मामले में। तो विशेष बहुमत में हमने देखा कि उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत प्लस कुल सदस्य का आधे से कम ना हो। अगर 543 है लोकसभा में, तो अगर मान लेते 543 लोगों ने वहाँ है तो 272 से कम नहीं होनी चाहिए, 271 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कुल सदस्य का आधे से कम ना हो। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स में हो गया, DPSP में, इन सभी चेंज में जो बड़े लेवल की चेंज होती है उसमें विशेष बहुमत और आधे राज्य के समर्थन, ये होता है संघीय मुद्दे के मामले में। जैसे राज्यों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, ठीक है, अगर मान लेते हैं राज्यों के पास भेजा गया कि आप समर्थन दें, तो राज्यों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है कि आप 1 ही महीना या 1 ही साल के अंदर भेजें। राज्य जब तक चाहे वो अपना समय लेकर के उस पर सहमति व्यक्त या असहमति व्यक्त कर सकता है। अब संघीय विधेयक की एग्जाम्पल देखें तो जैसे 101वां संविधान संशोधन, GST लाया गया था, फिर 103वां संविधान संशोधन, ये इसका नहीं है, ये आर्टिकल 368 जो है स्वयं है। ये मतलब क्या कि आप मान लेते हैं आर्टिकल 368 में संशोधन करना हो तो उसके लिए राज्यों की सहमति चाहिए, या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए राज्यों की सहमति चाहिए। तो ये रहा हमारा संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी प्रोविजन थे वो क्लियर हो गए। अब 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। कह रहे उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख जो है प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है, यानी वहाँ जो है यूथ की जनसंख्या कम हो रही है, युवा की जनसंख्या कम हो रही है, और वृद्धि यानी जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और वहाँ जन्म दर निम्न है। निम्न जन्म दर का क्या मतलब है कि वहाँ जो है अगर 1000 बच्चे जन्म लिए तो उसमें से उसकी मृत्यु बहुत कम होती है, जबकि अफ्रीका वगैरह देशों में क्या है कि 1000 बच्चे जन्म लिए तो उसमें मृत्यु ज़्यादा होती है। तो निम्न जन्म दर है। ह्रासमान जनसंख्या यानी जनसंख्या का जो है जो एक वो लाभांश जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, और जनसंख्या भी धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो ये किन देशों में है? तो अब देखिए मैंने इसमें लिख रहा है कि यूरोपियन देश में भी ये समस्या हो रहा है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि हमेशा जब भी अगर आप पेपर या कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं तो ये हमेशा इटली, जापान, ये सब की चीज़ें हैं कि ये यूरोपियन देश में ही ऐसा हो रहा है। अफ्रीकी देशों में जन्म दर बहुत ज़्यादा क्या है, वो अधिक जन्म दर है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं, भले वहाँ जीवित नहीं रहते लेकिन जन्म दर तो अधिक है। और यहाँ निम्न जन्म दर है कि ये लोग अब कंट्रोल कर रहे हैं कि ज़्यादा जन्म दर है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर मान लेते एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चन रहता तो हम क्या करते इसमें कि पहले अगर जो अफ्रीका वाला क्वेश्चन जैसे इसको काट देते, क्यों? क्योंकि यहाँ जन्म दर अधिक है। दक्षिण कोरिया में, अगर दक्षिण कोरिया का मुझे नहीं पता है पर दक्षिण अफ्रीका मान लेते हैं तो यहाँ भी काट देते क्योंकि जन्म दर की बात। तो आप जैसे ही 3 और 5 काटो तो ऑप्शन देखो, 5 वाला ये कट गया, फिर उसके बाद 5 वाला ये कट गया। अब आपके पास बच गया ये कि 1, 2, 4 और 2, 4। अब इसमें से 2 और 4 तो बिल्कुल सही है, 2 और 4 तो बिल्कुल सही है कि जापान और दक्षिण कोरिया। तो ऑब्वियसली इटली भी हो सकता है क्योंकि ये घटना यूरोप में भी ज़्यादा प्रायः देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके की जो है ना, ये आप समझे कि निम्न जन्म दर का मतलब कि वहाँ बच्चों की जो जन्म है वो कम होती है। जैसे कि मान लेते हैं अफ्रीका में 1-1
परिवार में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जबकि यूरोप में क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग समझदार हो गए हैं ऐसे कहते हैं, तो वहाँ 1 बच्चे या 2 बच्चे जन्म लेते हैं। तो वहाँ जन्म दर कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो अफ्रीका में है। और निम्न जन्म दर कहाँ है, तो वही यूरोप में है। इन निम्न जन्म दर के कारण जो है वृद्धोन्मुख जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या ये हो रहा है ये, और वहाँ यूथ की संख्या कम हो रही है और वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये होता कैसे, वैसे ही प्रोसेस होता है कि निम्न जन्म दर है, उसके बाद वृद्धोन्मुख जनसंख्या होगा, तो फिर ह्रासमान जनसंख्या होगा। ह्रासमान का मतलब ज़्यादा वृद्ध है तो जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि है क्या, निम्न जन्म दर क्या है, वृद्धोन्मुख जनसंख्या क्या है और ह्रासमान जनसंख्या क्या है। निम्न जन्म दर यानी लो बर्थ रेट LBR, जब किसी देश में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाती है तो उसे निम्न जन्म दर कहते हैं। कि मान लेते हैं जहाँ जनसंख्या 1000 है पर वहाँ बच्चा जन्म ले रहा है 20, अब कहीं जनसंख्या 1000 है वहाँ बच्चा जन्म ले रहा है 100, तो यहाँ जन्म दर अधिक है पर यहाँ जन्म दर निम्न है। तो ये सब यूरोपीय देश में दिखे जा रहा है कि जब किसी देश में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो तो उसे लो बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 से कम होना, यानी ये एवरेज होती है कि एवरेज जो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि अगर कहीं 3 बच्चे जन्म लिए, कहीं 2 लिए, कहीं 4 लिए, कहीं 1 लिए, तो एवरेज मिलाकर क्या आता है कि 2.1। ठीक है, अब ये इसका मतलब नहीं है कि कहीं 1.5 बच्चे जन्म लिया, ऐसा नहीं है, वो एवरेज है इसी वजह से। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, भारत में भी कई राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु में ये निम्न जन्म दर है। इसीलिए तो अभी विवाद में चल रहा है कि जब वित्त आयोग अगर किसी वित्त की बंटवारा करता है, अगर केंद्र को कहता है कि आप वित्त दे, तो उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड या पॉपुलेशन को लाया जाता है। अगर जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसे अगर राजस्व प्रोत्साहन ज़्यादा दिया जा रहा है तो फिर तमिलनाडु विरोध करते हैं कि फिर हमने जो अगर पॉलिसी अपनाई क्या, तो यही बर्थ कंट्रोल की, तो क्या ये गलत है, पॉपुलेशन कंट्रोल की तो क्या ये हमने सही नहीं किया। तो यही विवाद चलती रहती है। परिणाम इसका क्या होता है कि युवा आबादी घट जाती है, कार्यशील जनसंख्या कम होती है, बुजुर्गों का अनुपात बढ़ जाता है। कार्यशील जनसंख्या का क्या मतलब है, जो 15 से लेकर के और 49 या 15 से लेकर के 49 वर्ष तक की ये जो आबादी होती है, यूथ होती है, कार्यशील आबादी होती है, तो इसकी जनसंख्या कम जाती है। ये वृद्धोन्मुख जनसंख्या यानी एजिंग पॉपुलेशन की बात करें तो जब किसी देश में बुजुर्गों यानी 60 या 65 वर्ष अधिक से अधिक जो है उसका अनुपात तेज़ी से बढ़ने लगता है तो उसे वृद्धोन्मुख जनसंख्या कहते हैं। यहाँ क्या होता है, तो निम्न जन्म दर के कारण होता है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अब जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का क्या मतलब है कि अब मान लेते हैं किसी देश में लगातार लोग 80 साल तक जी रहे हैं तो वहाँ बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब किसी देश में 70 साल तक ही एवरेज आयु है कि वहाँ तक जाते जाते लोग की डेथ हो जाती है, तो वहाँ ऑब्वियसली बात है कि वृद्ध लोग कम होंगे। विशेषताएं क्या हैं, तो पेंशन भार बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा वृद्ध लोग रहेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा, युवा श्रम शक्ति की कमी होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो जापान सबसे अधिक वृद्धोन्मुख जो समाज है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ह्रासमान जनसंख्या क्या है, यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जब किसी देश की कुल जनसंख्या घटने लगती है, टोटल जनसंख्या घटने लगती है, यानी मृत्यु ज़्यादा जन्म कम, तो उसे ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं, यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। मीन्स बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा हो गया। कारण क्या है, बहुत कम जन्म दर, उच्च प्रवास यानी वहाँ से लोग जाने भी लगते हैं, कई किसी और देश में जाने लगे। वृद्धि आबादी का अधिक होना यानी वृद्ध आबादी का, एग्जाम्पल के लिए वही जापान, रूस के कुछ हिस्से, पूर्वी यूरोपीय देश। तो हमने ये कीवर्ड समझ लिया कि निम्न जन्म दर क्या होती है, वृद्धोन्मुख जनसंख्या क्या होती है और ह्रासमान जनसंख्या, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमारा इसमें ऑप्शन था इटली था, जापान था, नाइजीरिया नहीं होगा, दक्षिण कोरिया था, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका में जन्म दर बहुत अधिक है। तो आंसर है 1, 2 और 4A। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। अब धन विधेयक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये है 2024 की, हम आपको दिखाते हैं। अब ये आप देखो 2013, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तत्पश्चात क्या होगा। फिर 2015 में राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार, यानी ये 2015 में, फिर पूछा 2018 में देखो फिर धन विधेयक से, फिर उसके बाद 2023 में वित्त विधेयक और धन विधेयक, और 2024 में तो पूछा ही कि धन विधेयक के संबंध में। तो आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एनालिसिस से तो हमें यही पता चलती है, थीम अगर एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या पता चले कि हाँ ये जो मनी बिल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जितनी बारीकी से आप जितनी डिटेल से पढ़ें, क्योंकि वो बार बार से क्वेश्चन पूछे जा रहा है।
और हमने जो प्लेलिस्ट डिस्कस किया है उसमें हमने 2023 में ये क्वेश्चन को ऑलरेडी बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें उतनी डिटेल नहीं देखेंगे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। हम जब भी पढ़ते हैं तो 110 हमको आर्टिकल याद रहता है कि हाँ आर्टिकल 110 में धन विधेयक का प्रोविज़न है, धन विधेयक की परिभाषा है, पर कह रहा है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। तो क्या 109 में है वो देखेंगे, पर 109 हमें याद नहीं रहता, प्रायः 110 रहता है, तो 109 में ये उल्लेख है आर्टिकल, इस तरीके से ध्यान रखें। धन विधेयक जो है राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं की, तो हाँ ये सही है कि ये पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। कहाँ? तो राज्यसभा में, ये केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, यानी विधेयक को या तो अनुमोदन दे सकती है कि पास कर देगी, या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा को ये पावर नहीं है धन विधेयक के मामले में कि वो उसे अस्वीकार कर दे। चौथा नंबर क्वेश्चन वो ऑप्शन क्या है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। बिल्कुल भी, अगर वो कुछ सुझाव देती भी है तो लोकसभा उसे स्वीकार कर भी सकता है, अस्वीकार कर सकता है, वो लोकसभा के विवेक पर निर्भर है। तो 4 हमारा गलत है, तो 4 गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन था 1, 2 और 3 सही है, तो 1, 2, 3। अगर मान लेते हैं आपको ये ना पता हो, इसमें अगर एलिमिनेशन प्रोसेस की बात करें कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आप जैसे आर्टिकल में देखो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, पर हमें अक्सर याद रहती है 110 धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। 109 हमें जल्दी याद नहीं थी। मान लेते एग्जामिनेशन हॉल में हमें 109 याद नहीं है, तो धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, ये तो याद है, तो ठीक है। अब 2 वाला देखेंगे, तो आप ऐसे भी देखो कि 2 इसमें है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी कट गया। अब जैसे ही ये ऑप्शन कट गया तो इसमें किसी में भी 4 नहीं है। ठीक, अब आप ध्यान देखो, इसमें 2 के अलावा जो है किसी में भी 4 नहीं है, और इसमें 2 नहीं है तो ये काट दिए, क्योंकि इसमें 2 नहीं है जबकि 2 ऑप्शन सही था। तो 4 नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट आएंगे 4 पे काट देंगे, क्यों? क्योंकि 4 उसमें अब किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा 4 गलत हो गया। अब आप देखो, अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि सुझाव दे सकती है या अनुमोदन दे सकती है, पर किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। तो अगर बेसिक भी हम पढ़े रहते धन विधेयक के बारे में तो इतना तो पता ही रहता है कि राज्यसभा के पास जो है धन विधेयक के मामले में शक्ति बहुत कम है, तो 3 सही है। तो जिसमें 3 नहीं है उसको काट देंगे, तो ये हमारा ये गया। अब इस दोनों में 2 और 3 सही है। अब आपके पास 50% आ गया कि हाँ भाई, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ आपको अगर ये प्रोविज़न नहीं मालूम था तो आप आराम से 50-50 पे आ गए। अब इसमें आपको थोड़ी वो इन्फॉर्मेशन जो है यूज करना पड़ेगा कि हाँ केवल 2-3 होगा या 1-2-3। धन विधेयक के संबंध में अगर 110 में है तो वो परिभाषा दिया है, तो ऑब्वियसली उसके प्रोविज़न तो कुछ ना कुछ आसपास में दिया, और 109 दिया हुआ है। अगर मान लेते ये तो ये भी दे सकता था कि 107 दे देता, 111 दे देता, 114 देता, पर 109 ही क्यों दिया है? कुछ तो एग्जामिनर सोचा होगा कि भाई 109 है, तो ये सही है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आपका आंसर होगा 1, 2 और 3। अगर उससे आसपास कुछ अगर हम आर्टिकल की बात करें तो जैसे विधायी प्रक्रिया है 107 से लेकर 111 तक में क्या है, तो 107 में है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है कि कौन से विधेयक पारित किया जाएगा। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कब है? तो 108 में। और विधेयक पास करने के लिए जो विधेयक स्थापित करने पेश करने के लिए जो आर्टिकल है वो 107 है। फिर 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, 110 में परिभाषा और 111 में विधेयकों पर अनुमति देने से संबंधित है। अगर वित्तीय विषयों के संबंध में बात करें तो 112 में वही बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में क्या है, तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, प्राक्कलन के संबंध में। 114 में विनियोग विधेयक, 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, 117 में वित्त विधेयक के बारे में दिया हुआ है। तो 100 से लेकर के और आराम से 120 तक आप आर्टिकल को थोड़ा डिटेल्ड में पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है। अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा। और ये पढ़ना कहाँ से, तो आप बेयर एक्ट आराम से गूगल पे सर्च करो कि बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आ जाएगी PDF, उसमें आराम से आप पढ़ लो। इसके लिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। या अगर आप बहुत सारे आर्टिकल देखना चाहते हो तो आती है वो DD वासु की ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आती है बेयर एक्ट के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत टफ क्वेश्चन था उस साल के लिए, पर हमेशा ध्यान रखें इस तरीके की क्वेश्चन में ना हमेशा ट्रिक होती है, कभी भी पूरा सही नहीं होगा। यानी 1, 2, 3, 4 यानी कितने इन्फॉर्मेशन है, 4,
ये टोटल 4, 4 8, 4 12 इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें कभी भी पूरा सही रेयर केस में होती है, हमेशा ध्यान रखें, रेयर अपवाद अलग है, पर ये चारों के चारों इन्फॉर्मेशन प्रायः सही नहीं होते हैं। रेयर केस में होते हैं कि सही होते हैं, और इसमें दिया भी नहीं हुआ है, देखे 4 के 4 तो दिया ही नहीं है। तो आप ऑप्शन से भी देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, 2, 2, 1, 3, तो इसमें मैक्सिमम सही होगा तो 3, 4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 4 तो दिया ही नहीं है। पर फिर भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में हैंडल कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमें बहुत कम मालूम होते हैं। तो इस तरीके के स्किप करके आगे बढ़े। फिर भी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही है। यानी कह रहा है कि मान लेते हैं जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना है, तो ये ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर और कमांडर, क्या ये तीनों एक समान पद के हैं, क्या समकक्ष है? क्या मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल, क्या ये समकक्ष है? फिर ये तो कह रहा है कि तीनों में क्या समकक्ष है। तो भाई इतना याद रख पाना कहाँ से मुश्किल है कि कौन सा कौन पद है, किसमें कितना वो समकालीन है नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो जैसे ये ब्रिगेडियर थल सेना और वायुसेना का एयर कमोडोर, तो हम इससे पहले देखते हैं ऊपर इसके बारे में कुछ अपने समकक्ष रैंक के देख लेते हैं कि समकक्ष रैंक तालिका, यानी अधिकारी, कमीशन्ड ऑफिसर्स, ये हो गया थल सेना, ये हो गया नौसेना और ये हो गया वायुसेना, एयरफोर्स, ये नेवी और ये आर्मी होगा। फील्ड मार्शल किसके समकक्ष होता है? तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और वायुसेना में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। यदि जनरल की बात करें, थल सेना में जनरल, तो नौसेना में एडमिरल, तो वायुसेना में जो है एयर चीफ मार्शल। थल सेना में बात करें तो लेफ्टिनेंट, अगर नौसेना में बात करें तो यही वाइस एडमिरल, और वायुसेना में एयर मार्शल हो जाते हैं। अगर थल सेना की बात करें तो मेजर जनरल, और अगर नौसेना की बात करें तो रियर एडमिरल, और वायुसेना में एयर वाइस मार्शल। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर थल सेना में, तो ये नौसेना में क्या हो गया, कमोडोर, और वायुसेना में एयर कमोडोर हो गए। फिर कर्नल, कैप्टन और ग्रुप कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर और विंग कमांडर, ये सभी एक समकक्ष है। मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर होती है। तो पहला क्या है कि ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर और कमांडर, तो क्या हो गया यहाँ, अब देखते हैं। ये रहा ब्रिगेडियर, तो कमोडोर, तो यहाँ एयर कमोडोर हो गया हुआ है। तो आप देखें ये वायुसेना में जो एयर कमोडोर दिया हुआ है ये यहाँ का होगा, सॉरी यहाँ का नहीं, ये जो कमांडर दिया हुआ है, कमांडर ना होकर के ये क्या होगा, कमोडोर होगा। कमोडोर और कमांडर अलग अलग होते हैं, ध्यान रखें। यहाँ जो वाइस एडमिरल दिया हुआ है ये गलत है। अब जैसे देखते हैं मेजर जनरल वाली, तो मेजर जनरल, रियर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल, तो यहाँ क्या है, एयर वाइस मार्शल, और यहाँ क्या है, वाइस एडमिरल। तो यहाँ नौसेना में वाइस एडमिरल ना होकर के रियर एडमिरल होगा वो। बाकी तीसरा सही है कि मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर तीनों सही होते हैं। फिर चौथा क्या है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन। तो चौथा देखते हैं, ये रहा चौथा, कि कर्नल होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, कर्नल, कैप्टन और ग्रुप कैप्टन। तो यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल दिया हुआ था, लेफ्टिनेंट कर्नल अलग है, कमांडर और विंग कमांडर इसके होते हैं। ठीक, तो हमारा इसमें केवल ऑप्शन 3 सही है, कि बस केवल एक ही ये जो 3 है वही सही है, बाकी सब गलत है। इस तरीके की क्वेश्चन प्रायः स्किप कर ही देनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिमाग और खपाने की और टाइम किल करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर 70। पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में जो है निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया। यानी कह रहा है कि एनईसी की स्थापना जो है एनईसी एक्ट 1971 द्वारा की गई, लेकिन 2002 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक, एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद इस परिषद में कुछ पहले जो सदस्य थे उसको हटा कर क्या कुछ नया ऐड किया गया, क्या चेंज किया गया वो पूछ रहा है। तो संशोधन कब किया गया, 2002 में। ये ध्यान रखें, इसी क्वेश्चन से ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि एनईसी 1971 में संशोधन 2002 में हुआ। अब उस परिषद में कौन कौन सदस्य शामिल हुए तो ये देखते हैं। तो अब जो सदस्य शामिल है उसमें क्या, संगठक राज्य का राज्यपाल है, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री है जहां वो एनईसी स्थापित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट इनमें 3 सदस्य शामिल है। क्या भारत का गृह मंत्री है। तो इसका प्रयोग कर सही उत्तर दे। तो देखिए, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में तनिक भी पढ़ा होगा, और अगर बाई चांस कम भी नॉलेज है, क्योंकि बिना नॉलेज के तो आप पीढ़ी में बैठोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो भारत के गृह मंत्री उसके सदस्य नहीं होते, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये तो प्रायः हमें मालूम होती है। अगर ये केवल मालूम है तो आप तुरंत एलिमिनेशन से आंसर पे पहुंच जाओगे। 4 काट दो, 4 काट दो, 4 काट दो, डायरेक्ट 1 2 3,
क्योंकि इतना तो हमें मालूम होता है, मान लेते हैं कि ये सब प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है कि बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, क्या संशोधन किया गया नहीं किया गया मुझे मालूम नहीं है, पर भारत का गृह मंत्री उसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये तो मालूम होगा हमें ना, क्योंकि हम इतना भी बेसिक अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है प्रीलिम्स में बैठने का। तो अगर आपका भारत का गृह मंत्री जैसे ही है तो आप डायरेक्ट सीधे ऑप्शन पे जाओ, 4 काटो 4 काटो 4 काटो, कितने हो गए 1 2 और 3, तो हमारा आंसर ए हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है मामला कि पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के बाद जो है 1971 के अधिनियम की धारा 3 जो है उसको प्रतिस्थापित किया गया और संशोधित अधिनियमों में संरचना को इस प्रकार क्या परिभाषित किया गया कि परिषद में अब राज्यों के राज्यपाल सदस्य हैं, उक्त राज्यों के मुख्यमंत्री यानी जो परिषद संबंधित राज्य है उसके मुख्यमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य। तो इसमें क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री और संगठक राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल सही है। गृह मंत्री जो है परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वे अधिनियम की उल्लिखित धारा 3 के तहत वे परिषद के सदस्य नहीं होते, इसलिए विकल्प 1 सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, ठीक है। अब पूर्वोत्तर परिषद की बात करें तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, अधिनियम 1971 के तहत गठित है। यह भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर एनईसी की प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य है उसको आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन, तो एनईसी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो कौन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, 8वें में ये सिक्किम भी शामिल है, ध्यान रखें। एनईसी के निम्नलिखित शामिल सदस्य हैं केंद्रीय गृह मंत्री, अध्यक्ष होते हैं, सदस्य नहीं है, अध्यक्ष पदेन होते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष पदेन होते हैं। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल, 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य, इसे ध्यान रखें। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, यह अधिनियम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के समन्वित सामाजिक आर्थिक विकास हमने समझ लिया। मुख्य लक्ष्य क्या है, तो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, क्योंकि वो ज़्यादा विकसित राज्य नहीं है उधर। बुनियादी ढांचे का विकास करना, उत्तर पूर्व को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ना, क्योंकि वो अलग थलग इतिहास में जब से उनका स्थापना हुआ तब से वो अलग थलग पड़े हुए हैं। अगर मुख्य प्रोविज़न की बात करें तो एनईसी की स्थापना एक वैधानिक निकाय है, नाम क्या है, वही नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। धारा 4 इसमें सदस्यता की बात करता है। प्रारंभिक सदस्य 1971 में कौन थे, तो असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसमें सिक्किम नहीं था, और मिजोरम। तो बाद में कौन शामिल किया गया, मिजोरम और सिक्किम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें कि बाद में मिजोरम और सिक्किम को शामिल किया गया। सिक्किम 2002 के संशोधन द्वारा शामिल हुआ है। वर्तमान में कुल 8 राज्य है। इसमें संरचना की बात करें तो अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री, अव्यवहारिक रूप से DONER मंत्रालय के समन्वय में। DONER क्या है, तो वही जो नॉर्थ ईस्ट के होते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ठीक, ये देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति, सदस्य जो है सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, और सचिव कौन है, तो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। परिषद के कार्य की बात करें तो क्षेत्रीय योजना तैयार करना, विकासात्मक भूमिका निभाना, समन्वय करना केंद्र और राज्यों के बीच नीति का, सलाह देना, केंद्र सरकार को सुझाव देना परिषद का काम है। वित्तीय प्रावधान करना, परिषद केंद्र से अनुदान प्राप्त करती है, क्षेत्रीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब ये ध्यान देने योग्य बात है, आपको लग रहा होगा ये मेंस का टॉपिक है, पर नहीं। परिषद के कार्य में जो क्षेत्रीय योजना का कौन करेगा, तो परिषद का कार्य करेगा। क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण कौन करेगा, तो एनईसी करेगा। विकासात्मक भूमिका निभाता है कि कौन से क्षेत्र में कैसी परियोजनाएं चलेगी, समन्वय कराएगा वो, फिर सलाह देगा, केंद्र सरकार को सुझाव देगा, फिर वित्तीय प्रावधान करेगा कि परिषद केंद्र से अनुदान प्राप्त करती है, फिर क्षेत्रीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देती है। अब अमेंडमेंट के बाद जो कुछ प्रोविजन चेंज किया गया, कुछ लाया गया, जैसे एनईसी पहले क्या थी, केवल सलाहकार संस्था थी। 2002 के बाद क्या गया, एनईसी को औपचारिक रूप से रीजनल प्लानिंग बॉडी यानी क्षेत्रीय नियोजन निकाय के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। तो एनईसी को क्षेत्रीय नियोजन निकाय का दर्जा दिया गया, ये अमेंडमेंट के बाद हुआ। अब ये सिर्फ सलाह नहीं देगा बल्कि क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निर्धारण भी करेगा। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। शक्ति और कार्यक्षेत्र के विस्तार का बात करें तो एनईसी को अधिकार मिला क्या, तो दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास योजना बनाना, क्षेत्र विशिष्ट प्राथमिकताओं को तय करना और परियोजनाओं के प्रभाव की निगरानी करना, जबकि पहले क्या थी, केवल सलाहकारी संस्था थी। तो हमारा एनईसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर हो गए। अब आप जब भी एनईसी ये पढ़ लिए तो हम इतने डिटेल्ड में इसीलिए डिस्कस करते हैं कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी आपने पॉलिटी, लक्ष्मीकांत में या कहीं भी पढ़ा होगा वो आपका रिवीजन हो गया, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है ये आपको पता चल गया कि हाँ यूपीएससी का एक्चुअल क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। अब जैसे भारत के गृह मंत्री वाला मामला था तो हमने एक काट दिया, बाकी सारे हमारे ऑप्शन मिल गए कि हाँ भाई बस। तो इसी तरीके से हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आज हम यहीं तक रहने देते हैं।
बाकी आप सभी अंत तक बने रहे देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।